यदि आप हिंदी विषय से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप हिंदी साहित्य से यूजी या पीजी कर रहे हैं, या फिर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए सामान्य रूप से संचालित है तथा यहाँ से मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी साहित्य से संबंधित रही है, उनके पेपर्स देखे हैं, तो मैंने ये देखा है कि विभिन्न परीक्षाओं में लगभग सभी प्रश्न इसी पुस्तक से पूछे गए हैं, इसी से पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि यह एक प्रामाणिक पुस्तक है और मतभेद होने पर इस पुस्तक को न्यायालय में प्रमाण के रूप में भी रखा जा सकता है। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों से मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें तथा आप वीडियो क्लास के माध्यम से जुड़कर भी हमारे साथ इस पुस्तक को आसानी से सरल भाषा में समझ सकते हैं। पूर्व में अपलोड की गई क्लासेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से क्लास ले सकते हैं। और आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, क्योंकि यह जो हम पढ़ाने वाले बुक ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए अच्छा है कि आप वीडियो क्लास से पढ़ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि। संस्कृत भाषा के विशाल साहित्य में अपार शब्द भंडार है। इसमें अनेक ग्रंथों की रचना हुई, किंतु वेद, उपनिषद, आरण्यक की भाषा जन सामान्य के लिए कठिन हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि वेद, उपनिषद, आरण्यक ये जो ग्रंथ है यह साहित्यिक संस्कृत में लिखे गए थे, या इनको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वैदिक संस्कृत में लिखे जाने की वजह से और जो साहित्यिक भाषा थी संस्कृत, वो काफ़ी जटिल थी, काफ़ी कठिन थी। तो इस कारण से सामान्य जनता के वो समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो इन उपनिषदों को, इन साहित्य को समझ ही नहीं पाते थे। उनके लिए इनको समझ पाना कठिन हो गया था। इसलिए भाषा का सरलीकरण हुआ और लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश तक पहुंच गई। तो सरलीकरण होने में जो स्टेप बाय स्टेप सरलीकरण हुआ भाषा का, उस स्टेप बाय स्टेप सरलीकरण होने में बहुत सारी भाषाएं हमारे सामने आती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास में पढ़ चुके हैं कि पहले संस्कृत थी, जिसको वैदिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, या साहित्यिक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पढ़ा लिखा जो वर्ग था वही उसको समझ पाता था। उसके बाद में जब वो समझ में नहीं आई, तो लौकिक जो लोग हैं, जो जन सामान्य हैं, उन्होंने संस्कृत में कुछ सरलीकरण करना आरंभ किया, और फिर लौकिक संस्कृत है उसका उद्भव हुआ, उसका विकास हुआ। और लौकिक संस्कृत में बहुत अधिक साहित्य लिखे जाने के बाद में फिर पाली भाषा है उसका उद्भव होता है। पाली के बाद में प्राकृत का होता है, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का रूप है वह आता है। तो इस प्रकार से भाषा को सरल बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसी के परिणाम स्वरूप अपभ्रंश भाषा है उसका उद्भव हुआ। 7वीं शताब्दी में अपभ्रंश पूर्ण रूप से विकास की ओर जा रही थी। 7वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश भाषा है वो अपने प्रौढ़ रूप को प्राप्त कर चुकी थी। कहीं वह ग्राम्य भाषा के रूप में, तो कहीं संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त वाक्य योजना के अंतर्गत लिखी जा रही थी। तत्कालीन साहित्यकार जन रुचि को देखकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहे थे, यानी अपभ्रंश भाषा में ही साहित्य है वह लिखा जा रहा था। 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्यों ने अपने अनुभवों को वाणी देना आरंभ कर दिया। तो सिद्धाचार्य मतलब 7वीं शताब्दी में सिद्ध है, सिद्ध जो संप्रदाय है उनके जो अनुयायी हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को साहित्य के रूप में, या कहे कि लिखित रूप में अपभ्रंश भाषा में ही वाणी दी थी।
उनकी भाषा में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग हुआ। ये तत्सम शब्द धीरे धीरे हिंदी भाषा की नींव डालते रहते थे। ठीक है, अपभ्रंश भाषा थी। अपभ्रंश भाषा में सिद्धाचार्य है, उन्होंने अपने भावों को, अपनी वाणी को अभिव्यक्त करने के लिए जो साहित्य लिखा, उस साहित्य में उन्होंने तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया। और ये जो तत्सम शब्द है, यही धीरे धीरे जो वर्तमान हिंदी है उसकी नींव डालने में वह कारगर होते हैं। 10वीं शताब्दी तक आते आते अपभ्रंश का लोक साहित्य पर्याप्त विकसित एवं सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यंजना करने लगा। तो हम देखेंगे जो 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी तक जो लौकिक जो भावनाएं हैं, सूक्ष्म भावनाएं, छोटी छोटी भावनाएं हैं, या कहेगी जो साहित्य है, वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में, प्रौढ़ रूप में विकसित हो चुका था अपभ्रंश के अंतर्गत। पहले थोड़ा लिखा जाता, बाद में विस्तार रूप से या भंडा बहुत सारे मात्रा में है साहित्य है वो लिखा गया। इस समय अपभ्रंश भाषा परिनिष्ठित होकर साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर चुकी थी। कब? 10वीं शताब्दी तक आते आते जो अपभ्रंश भाषा है वह परिनिष्ठित हो चुकी थी, यानी कि एक स्थायी रूप को धारण कर चुकी थी, एक प्रौढ़ रूप को धारण कर चुकी थी। और इसमें साहित्य है वह भी बहुत अधिक मात्रा में लिखा जाने की वजह से ये साहित्यिक भाषा का रूप है वो धारण कर चुकी थी। लोक भाषा में लिखित साहित्य तत्सम शब्दावली युक्त अपभ्रंश में लिखा जाने लगा। और जो जन सामान्य द्वारा जो साहित्य लिखा जा रहा था, उस साहित्य में तत्सम शब्दों की कहे कि तत्सम शब्दावली है उसका प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश का रूप निखर कर आ रहा था। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न काव्य रूपों के कारण कथा, शिल्प विधान भी संस्कृत साहित्य के नियमों के बंधन से मुक्त हो गया था। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में बहुत सारे बंधन थे, शिल्प विधानों के अनुसार कथा उसी के अनुसार लिखी जा रही थी, शिल्प विधानों का अपना महत्व था, वो उनके नियमों में बंधी हुई थी, इस कारण से वह काफ़ी कठिन थी। और अपभ्रंश जो साहित्य है या अपभ्रंश भाषा है, उसमें जो साहित्य है वह मनोवृत्तियों को या भावनाओं को प्रधानता देने वाला था। उसमें उन बंधनों को, उन नियमों को दूर हटा दिया गया, दूर कर दिया गया, उनसे मुक्त हो गया साहित्य। यह विभिन्न संप्रदाय, धर्म तथा मतांतरों का काल था। कहीं सदाचार और वैराग्य की धारा में कवि अपनी रचना लिख रहा था, तो कहीं श्रृंगार रस की धारा के साथ साथ वीर रस का भी संगम हो रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे मतांतर कहे या विभिन्न संप्रदाय, धर्म चले, जैन धर्म से संबंधित रचनाएं भी आदिकाल में लिखी जाती है। अपभ्रंश भाषा में सिद्ध साहित्य है, नाच साहित्य है, रासो साहित्य है, लौकिक साहित्य है, तो बहुत सारी रचनाएं हैं, या कहे कि विभिन्न प्रकार का साहित्य है वह इस काल में लिखा गया। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी का यह साहित्य राजाश्रय, धर्माश्रय, लोकाश्रय के आधार पर रचा जा रहा था। तो 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो साहित्य लिखा गया वो तीन आश्रयों में रहकर लिखा गया। एक तो राजाश्रय, एक धर्माश्रय और लोकाश्रय। तो राजाश्रय में तो राजाओं के आश्रय में रहकर, राजाओं के अधीन रहकर कवियों ने साहित्य लिखा, जिसमें रासो साहित्य है, वीर रस से संबंधित साहित्य है, या श्रृंगार रस से संबंधित जो साहित्य है वो राजाश्रय के अंतर्गत आ जाएगा। धर्माश्रय के अंतर्गत जैन साहित्य है, नाच साहित्य है, सिद्ध साहित्य ये आ जाएगा, जो धर्म से संबंधित, भक्ति से संबंधित था। और लोकाश्रय के अंतर्गत जो सामान्य जन है या जो लोग हैं, उनका अपना जो लौकिक साहित्य था वो लोकाश्रय के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें ढोला मारूरा दुहा है, इस प्रकार की जो कृतियां हैं वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 रूप है वो हमें मिलते हैं। 3 आधारों पर रचनाएं रची गई। इस समय साहित्यिक संक्रमण काल चल रहा था। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं की दृष्टि से अपभ्रंश साहित्य प्रचुर मात्रा से प्रभावित हुआ। हिंदी भाषा को प्राणवान बनाने का प्रयास प्रबुद्ध चेता तथा विकासोन्मुखी प्रतिभावान रचनाकारों ने अपने भावों को लोक रंजनकारी एवं लोक कल्याणकारी बनाने का सुनियोजित मार्ग प्रशस्त किया। जनमानस जीवंत धारा की ओर बढ़ रहा था। वीर रस की वेगमयी धारा ने अदम्य साहस का संचार किया, जो लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षण
का काम भी कर रही थी। राजाश्री कवियों ने युद्ध के क्षणों में सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए वीर रस को चुना। वीर रस की ओजस्वी शैली के कारण इसको रासों के नाम से इसको रासो नाम दिया गया है। यथा आध्यात्मिक और वीर रसात्मक तथा श्रृंगारिक रचनाओं के उदाहरण भी इस प्रकार है। तो कहें कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं जिसमें आध्यात्मिकता से संबंधित बातें भी कही गई है, तो कुछ कवियों के द्वारा वीर रसात्मक बातें भी कही गई है, तो कुछ के द्वारा श्रृंगार रस से संबंधित बातें कही गई है या साहित्य लिखा गया है। तो यहाँ पर 3 उदाहरण हमारे सामने है। तो पहला है श्रैपाद है। श्रैपा जो सिद्ध कवि है, श्रैपा 84 सिद्धों में जो पहले सिद्ध हुए श्रैपा, ये सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक कवि रहे हैं श्रैपा, और उनकी रचना है दोहा कोश। और ये दोहा कोश से संबंधित ही हमारे पद आया है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिरह राज सहाबे मूलक, उजू रे उजू जाड़ी माँ तेहु रेम्बक, नियही वोही जा जहूरे लंक। ये रचना है, ये आध्यात्मिकता से संबंधित है और ये अपभ्रंश भाषा ही है। और अपभ्रंश भाषा में हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग है जिसमें हम नाद देख सकते, बिंदु देख सकते, रवि है, शशि मंडल है, ये इन शब्दों को हम देख सकते हैं। बाकी के जो शब्द है वो अपभ्रंश भाषा के जो अटपटे से हैं लगते हैं हमें वर्तमान में। फिर दूसरा जो उदाहरण है हमारे सामने वो है सारंगधर का, और सारंगधर की रचना है हमीर रासो। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले की जो एक वीडियोस बनाए हैं मैंने, उनमें बताई थी आपको कि जो हमीर रासो नाम की 2 रचनाएं लिखी गई है, एक तो जोधराज के द्वारा और एक सारंगधर के द्वारा। तो जोधराज के द्वारा जो हमीर रासो लिखा गया था वो अहिरवाटी में लिखा गया था, और सारंगधर की रचना हमीर रासो है। ये किससे संबंधित है? ये रणथंभौर के जो शासक है हमीर देव चौहान, उनसे संबंधित रचना है। तो इसमें देखो हमीर की वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमीर कज जजल भणही फोहड़ानल यह मई जला है, सुलितान ससी करवाल दह तज कलेवर दिय चहलऊ। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा गया है। थोड़ी भाषा अटपटी सी है, पढ़ने में नहीं आती है। फिर है तीसरा जो उदाहरण है हमारे पास वो है विद्यापति का। विद्यापति पदावली से संबंधित है और यह है जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन तिरपहु भेल से हो मधु बोले श्रवणहि सुनल श्रुतिपत परसन मेल। तो ये श्रृंगार से संबंधित है। ये जो है ये श्रृंगार संबंधित है कि बार बार है वो बहुत रूप निहारा है कृष्ण का, या जो राधा है उसका रूप बहुत बार निहारा है, पर मन है कि वो उस मन को तृप्ति नहीं मिलती है। और जो मधुर मधुर बातें हैं वो मेरे कानों ने बहुत सुनी है, मगर उन बातों का स्पर्श है वो कानों तक होता ही नहीं है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। आदिकाल के इस समय में हिंदी का आरंभिक रूप देखने को मिल रहा था। हिंदी अपने अस्तित्व में आ रही थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये आप लिखिए, ये नोट करेंगे, ये इस पूरे में ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो यही है, तो उसको आप याद रख लेंगे। आचार्य रामचंद्र सूर्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका कथन है अपभ्रंश भाषा के संबंध में, और ये बहुत बार नेट एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, तथापि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक बार ये नेट में क्वेश्चन आया भी था, और यहाँ पर जो पुरानी हिंदी शब्द देख रहे हैं आप, इसको देखकर जो ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी था, और एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी था, और एक और ऑप्शन था। तो पुरानी हिंदी शब्द को देखकर
है वो विद्यार्थी है वो पुरानी हिंदी से चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनसे इसको जोड़ देते हैं और इसका उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो करके आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरानी हिंदी के बारे में अपना कथन है वो व्यक्त किया है। तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं होंगे बल्कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इस प्रकार अपभ्रंश के आरंभ से लिखी गई रचनाएं और उत्तरार्ध अपभ्रंश की रचनाएं आदिकाल की रचनाएं मानी गई है। इस समय का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में हिंदी का रूप निखर रहा था। इस काल के नामकरण पर अनेक मत प्रकट हो रहे थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 10वीं से लेकर जो 13वीं शताब्दी है वहाँ पर जो हिंदी का जो रूप है वो अपभ्रंश में प्रकट होने लगा था, और अपभ्रंश है वही 7वीं शताब्दी में उसका रूप है वो विकसित होकर आता है, थोड़ा थोड़ा विकसित होता हुआ आता है और 10वीं शताब्दी तक चलता है, और 13वीं शताब्दी तक उसी में है वो हिंदी भाषा के शब्द है वो जुड़ जाते हैं। इस कारण से जो आदिकाल है उसका समय भी कहाँ से कहाँ तक माना गया है, तो लगभग 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक ही माना गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आदिकाल का काल विभाजन और नामकरण से संबंधित जितने भी विचार हैं उनको व्यक्त करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, किस विद्वान ने क्या कहा है और कहाँ से कहाँ तक उसका काल बताया, क्यों बताया, क्या कारण रहे, उन सब चीज़ों का हम एनालिसिस करेंगे।